बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने लगे हैं। वो है पेटेंट के बारे में। पेटेंट क्या होता है और इसका यूज़ क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्यों पब्लिश करवाते हैं और इसका क्या बेनिफिट आता है, क्या क्यों ये काफ़ी कॉस्टली होता है इसको पब्लिश करवाना और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो पेटेंट होता है, अगर आपने मुख्तलिफ डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले सुना होगा कि कभी भी किसी साइंटिस्ट की तारीफ की जाए या तो इम्पैक्ट फैक्टर का जिक्र होगा या पेटेंट के उसके इतने पेटेंट्स हैं या उसका इम्पैक्ट फैक्टर 200 है, 150 है, 100 से अबव है। तो अगर किसी साइंटिस्ट को आपने इंडिकेट करना है कि इससे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं पाकिस्तान में, जैसे डॉक्टर अताउर रहमान का नाम है तो, या बाहर कई नाम हैं ऐसे, तो उसके इतने पेटेंट्स हैं, ये कहा जाता है। तो ज़ाहिर है फिर अगर ये इसकी वजह से रिनाउंड साइंटिस्ट बनता है तो पेटेंट कोई बड़ी ही चीज़ होगी जो कैसे करवाना है, मुश्किल होगा। जिस तरह हम रिसर्च पेपर करवाते हैं, रिव्यू करवाते हैं, उससे ये मुश्किल ही होगा यकीनन। तो पेटेंट एक होता है एग्रीमेंट बिटवीन, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेंटर एंड अ सोसाइटी। यानी इन्वेंटर जो है जिसने वो चीज़ इजाद की है और सोसाइटी के दरमियान एक एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, बनी है, डेवलप हुई है, तो दैट इज कॉल्ड पेटेंट। यानी उसको हम पेटेंट करवा सकते हैं। वो पेटेंट उसको नहीं कह सकते कि ये चीज़ का नाम पेटेंट है। पेटेंट करवाना होता है, यानी एक एग्रीमेंट है इन्वेंटर एंड सोसाइटी। यानी वो जिसने वो चीज़ इजाद की, जिसने बनाई। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम लाइट आए, जिस तरह बनाई है, बिजली आए, तो फर्स्ट टाइम जब बनी होगी तो ये एक नई चीज़ है। या फर्स्ट टाइम किसी ने फैन बनाया होगा तो ये फर्स्ट टाइम, उसमें अपडेट्स आती रहती हैं, मॉडिफिकेशन होती रहती है। मतलब जिसने पहली दफ़ा पंखा बनाया होगा तो उसको वो पेटेंट करवा सकता है। लेकिन उसके बाद फ़ैन के अंदर मुख्तलिफ तरह के फ़ैन आ गए हैं, ठीक है, तो उसमें जो मॉडिफिकेशन आ रही है फ़ैन के अंदर, दैट इज़ नॉट पेटेंट। ठीक है। फर्स्ट टाइम जिसने लैपटॉप बनाया होगा दैट इज कॉल्ड पेटेंट। लेकिन अब लैपटॉप के अंदर हजारों तरह के डिफरेंट अपडेट्स आ गई हैं, दैट इज नॉट पेटेंट। ठीक है। ये आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। पेटेंट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेंटर एंड अ सोसाइटी। अब सेकंड डेफिनेशन भी वहीं लिखी हुई है। इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट to commercially exploitation of new invention in a country। यानी ये एक राइट है किसी का। मतलब मैं कोई नई चीज बनाता हूँ, मैं उसको पेटेंट करवा लूँ तो सिर्फ मेरे पास ही वो राइट्स रहेंगे कि मैं उस चीज को मार्केट में लाऊं या नहीं लाऊं, मार्केट में सेल करूं या नहीं। अगर मैं पेटेंट नहीं करवा सकता तो नहीं करवाता। पेटेंट मीन रजिस्टर्ड करवाना। अगर मैं रजिस्टर नहीं करवाता तो मार्केट में कोई भी मेरी चीज को कॉपी करके अपने नाम से ला सकता है। लेकिन अगर मेरा पेटेंट हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए, तो उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। ये जहन में रख लें आप। पेटेंट एक रजिस्ट्रेशन है। मसलन कोई नई चीज इजाद होती है, उसको रजिस्टर करवा लें, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। अगर वो पेटेंट नहीं करवाता तो उसको हर बंदा कॉपी करके अपने नाम से मार्केट में ला सकता है। तो सेकंड जो डेफिनेशन है, इसको आप अगर तरीके से पढ़ें, यानी इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट। ये एक बंदे का राइट है, उस बंदे का राइट है जिसने पेटेंट करवाया हुआ है। अगर पेटेंट नहीं करवाया फिर राइट नहीं है। ये जहन में चीज बिठा ले, अगर पेटेंट करवाया हुआ है देन अ राइट, अदरवाइज नो राइट। इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट टू कमर्शियली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ न्यू इन्वेंशन इन द कंट्री। कोई नई इन्वेंशन है उसको कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाए, उसकी मार्केट इंट्रोड्यूस करवाए, उसको सेल करना उस बंदे का राइट है, अगर उसने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, पेटेंट करवाया हुआ है। अगर नहीं करवाया हुआ तो कोई राइट नहीं है, कोई भी उसको चोरी करके अपने नाम से करवा सकता है। ये अपने जहन में बिठा लें ये चीजें कि पेटेंट एक रजिस्ट्रेशन है। अगर एक पेटेंट आप करते हैं इट्स मीन आपने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, कोई नई चीज बना दी है जो आज तक दुनिया में नहीं थी, वर्ल्ड वाइड नई चीज बना दी है।
तो जिसने नई चीज बनाई हो, नया कोई केमिकल, कोई सोल्यूशन या कोई मेथड डेवलप किया हो, तो इट्स अ बिग थिंग इन द यूनिवर्स। ठीक है, ये जहन में रखें, जितने ज्यादा पेटेंट होंगे उतना बड़ा रिसर्चर या उतना बड़ा साइंटिस्ट होगा। समझ आ रही है? तो पेटेंट ये है, पेटेंट मीन टू रजिस्टर्ड वर्ल्ड वाइड अबाउट योर न्यू इन्वेंशन। अपनी नई इन्वेंशन को वर्ल्ड वाइड रजिस्टर करवाना। या दो तरह से पेटेंट है, एक लोकल भी है, एक इंटरनेशनल भी है। लेकिन जो लोकल है, अगर मैं पाकिस्तान में उसको सिर्फ पेटेंट करवाता हूँ तो पाकिस्तान में वो नई चीज है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड उसको रजिस्टर करवाता हूँ तो वो वर्ल्ड वाइड न्यू चीज है। ठीक है, लोकल पेटेंट करवाऊंगा तो सिर्फ पाकिस्तान में वो कोई यूज नहीं कर सकता। अगर मैं वर्ल्ड वाइड यूज इसको पेटेंट करवाऊंगा तो कोई इसको वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता। तो दैट इज कॉल्ड पेटेंट। अब कुछ नीचे आप आए, ये देखें कि कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी इजादात हैं जिनको हम पेटेंट करवा सकते हैं और कौन सी हैं जिनको नहीं करवा सकते। हर चीज को हम पेटेंट नहीं करवा सकते। ठीक है, कुछ चीजें हैं, कुछ वो सामने नजर आ रही है आपके सामने। व्हाट कैन बी पेटेंटेड एंड व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड। इसका मतलब है कुछ चीजें हम रजिस्टर करवा सकते हैं और कुछ चीजें हम रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले जो लिखे, कोई प्रोडक्ट आप डेवलप करते हैं, न्यू फूड प्रोडक्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारा फूड का शोबा है, तो फूड के लिहाज से बात करते हैं कि फूड कोई नई प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आते हैं, न्यू, आज तक वो दुनिया में नहीं थी, उसको पेटेंट करवा सकते हैं आप। उसकी लेकिन फिर लॉजिक्स दे के कि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है और उसके ये बेनिफिट्स हैं और ये यूजेबल कंज्यूमेबल है कि नहीं है। तो वो उसकी पूरी पूरी एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो पेटेंट होगा। यानी कोई नई प्रोडक्ट, दोबारा अपने ध्यान में बिठा लें, अगर आप कोई नई फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको आपने जस्टिफाई भी करना है कि ये नई है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये कंज्यूमेबल या यूजेबल है कि नहीं है, इसका टेस्ट कैसा है। तो दैट इज कॉल्ड कि आप प्रोडक्ट करवा पेटेंट करवा सकते हैं। इसी तरह कोई अपरेटस आप नया बनाते हैं, ऑपरेटर्स फॉर एग्जांपल, आप प्रोटीन के लिए पहले जेल टेक चल रहा है, आप कोई नया बना दें जिससे उससे आसानी से या सस्ता प्रोटीन हम चेक कर सकें। या सॉक्सलेट है जिससे हम फैट चेक कर सकते हैं, सॉक्सलेट की बजाय कोई और बना दें जिससे हम जल्दी फैट चेक कर लें और केमिकल भी यूज ना हो। या कोई भी ऑपरेटर्स ऐसा बना दें, नया हो बिल्कुल वर्ल्ड वाइड, पहले वो नहीं बना हो, तो फिर हम वो ऑपरेटर्स भी पेटेंट करवा सकते हैं। उसके बाद कोई नया प्रोसेस आपने इजाद किया है, पहले कोई लेंथी प्रोसेस चल रहे हैं, मतलब प्रोटीन को डिटर्मिनेशन के लिए बहुत लेंथी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आपने उसको शॉर्ट कर दिया है, तो वो प्रोसेस भी आप पेटेंट करवा सकते हैं। ये नहीं कि पुराने प्रोसेस को मॉडिफाई करके, नहीं, बिल्कुल नया प्रोसेस होगा तो ही पेटेंट होगा। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसको आप पेटेंट या रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आप पेटेंट या वो नहीं करवा सकते, चाहे वो नया ही क्यों ना आपने बनाया हो। तो उसमें जो फर्स्ट थिंग है कि जिसको हम पेटेंट नहीं करवा सकते, वो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, वो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नए कंप्यूटर, अगर आप, कंप्यूटर एक नई चीज है, एक प्रोडक्ट है, कंप्यूटर को आप करवा सकते हैं, वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है, या ऑपरेटर्स में आ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम्स वो नहीं करवा, नई गेम्स नहीं करवा सकते, सॉफ्टवेयर नहीं करवा सकते। तो जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं, ठीक है, कंप्यूटर के प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, कुछ भी है, वो आप पेटेंट नहीं करवा सकते। सेकंड है मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल से रेलिवेंट, आपके सर्जिकल से रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट आप नहीं करवा सकते। ये रूल है वर्ल्ड वाइड कि ये चीजें आप पेटेंट नहीं करवा सकते। थर्ड है मैथमेटिकल फार्मूलाज।
वो अखज़ किए जाते हैं, वो नए नहीं बनाए जाते, पुराने से ही अखज़ किए जाते हैं। तो जो चीज़ अखज़ की गई है उसको आप पेटेंट नहीं करवा सकते। तो दुनिया में जितने मैथ के फ़ॉर्मूले हैं, ठीक है? मैथ के जितने फ़ॉर्मूले हैं, तो वो आप पेटेंट नहीं करवा सकते। इसी तरह नेक्स्ट है बिज़नेस मेथड्स। बिज़नेस के जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वो भी आप पेटेंट नहीं करवा सकते। ठीक है? बिज़नेस के रेलेवेंट फ़ॉर्मूलाज़ ने कोई चीज़ें डेवलप करना, तो वो भी आप पेटेंट नहीं करवा सकते। इसी तरह डिस्कवरी है। डिस्कवरी मीन नई तलाश, नई कोई भी डिस्कवर करना। मसलन कोई आप ऐसी जगह है जो नेचर की है, जैसे अमेरिका डिस्कवर हुआ था। तो वो पहले से मौजूद था, आपने सिर्फ़ वहाँ तक पहुँचे हैं, आप सर्च की है, तो दैट इज़ नॉट पेटेंट, दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड। ठीक है? डिस्कवरी इज़ नॉट शुड नॉट बी पेटेंटेड। यानी कोई भी चीज़ ऑलरेडी मौजूद थी, आपने सिर्फ़ जाके उसको फाउंड किया है, फाइंड किया है। ठीक है? उसके बाद एस्थेटिक क्रिएशंस, कोई भी नेचर की चीज़ें जिस तरह आप कह लें पहाड़, बड़े-बड़े आबशारें, बड़े-बड़े नेचर से रेलेवेंट कुछ चीज़ें हैं, पहली दफ़ा आप वहाँ तक पहुँचे हैं, एस्थेटिक क्रिएशंस, तो वो आप नहीं करवा सकते पेटेंट। न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, स्पीशीज़ प्लांट्स, एनिमल प्लांट्स की स्पीशीज़ मौजूद है, उसी से नई अख़ज़ की जाती हैं, नई बनाई जाती हैं, तो वो पेटेंट में नहीं आ सकती। इसी तरह ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, एक दफ़ा पेटेंट हो चुका बंदा, तो उसके पार्ट्स दोबारा बना देना मॉडिफ़िकेशन में आता है, लेकिन ये पेटेंट नहीं हो सकता। समझ आई? तो ये 8 चीज़ें हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स, मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़, बिज़नेस मेथड्स, any discovery, aesthetic creations, new species of plant and animals, and human body parts cannot be patented. यानी ये चीज़ें आपने जो अख़ज़ की हैं, बनाई हैं, ये पेटेंट नहीं होंगी, ये रजिस्टर्ड नहीं होंगी। जबकि 3 चीज़ें ऐसी हैं वर्ल्ड वाइड, जो प्रोडक्ट, apparatus और प्रोसेस जो पेटेंट हो सकता है। प्रोडक्ट में ज़रूरी नहीं फूड भी है, इसमें आपकी लाइट, आपका फ़ैन, आपकी जो दूसरी चीज़ें असल नई बनी हैं, वो सारी आ सकती हैं, जो कंज़्यूमर के लिए ज़रूरी है। अब है कि पेटेंट करवाते कैसे हैं? हाउ टू पब्लिश अ पेटेंट, ठीक है? ये तो था पेटेंट होता क्या है, पेटेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, पेटेंट एग्रीमेंट है, पेटेंट क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती। अब ये है पेटेंट करवाते कैसे हैं? हाउ टू पब्लिश अ पेटेंट। उसमें जो बड़ी 2 ऑर्गनाइजेशंस, 2 ऑर्गनाइजेशंस, यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन है और पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी है यूएसए की। ठीक है? वो यूरोपियन है या यूएसए? 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन, ईपीसी भी कहते हैं इसको, और पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, ठीक है? पीसीटी कहते हैं इसको, यूएसए की है और पहले यूरोपियन है। तो इसमें क्या है ये 2 मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो पेटेंट करती हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि यूरोपियन पेटेंट किस तरह की चीज़ें ये है, यानी हमने सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये नहीं कि आपने डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन से या पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी से। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। यू हैव नो राइट टू कॉन्टैक्ट। आपने बेशक नई चीज़ बना ली है, लेकिन आप डायरेक्ट इनको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। इसमें प्रोसीजर क्या है? आप अपने लोकल जो आपके पेटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामाबाद में एक है, तो उससे कॉन्टैक्ट करेंगे। पहले वो सर्च करेगा कि ये वाक़ई ही कोई नई चीज़ है। पाकिस्तान के लिहाज से है, तो वो लोकल लेवल पे पेटेंट हो जाएगा। अगर आप उसको कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है, नई चीज़ बनाई है,
तो वो फिर कंटेक्ट करेगा वो वाला इदारा इनसे, ठीक है। तो ये फिर सारे उनसे जस्टिफिकेशन, सारे प्रूफ लेके फिर अगर वो वाकई पेटेंट है तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसको पब्लिश करेंगी एज अ पेटेंट, ठीक है। तो ये इतना सिंपल नहीं है, ये वैसे आपको नजर आ रहा है कि इससे कोई नई चीज बना के सिंपल आप, ये बहुत टफ कर्व है, इसीलिए हमारे पाकिस्तानियों के ओवरऑल पेटेंट बहुत कम होते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में तो किसी का भी नहीं है ओवरऑल, लोकल लेवल पे एक आता ही ये है, यानी कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी या कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एक आधे बंदे का होगा। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, सॉरी, लोकल लेवल बहुत कम है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर इतना सिंपल नहीं, ये बड़ा कॉस्टली होता है। जो यूरोपियन पेटेंट कॉस्ट है ना एक उसको करने के लिए, तो वो आपके सामने नजर आ रहा है कि इतने डॉलर्स देने पड़ते हैं, इतने यूरोपियन यूरोपियन का ये वो है मेरा ख्याल, क्या कहते हैं उसको, यूरो, 31,000, 31,580 यूरो, और $25,000 है यूएसए की, इतनी कॉस्ट है, ये आप पे नहीं कर सकते। फिर उसका तरीकाकार क्या होता है, कैसे पब्लिश करते हैं, उस हर लोग, एक बंदा तो इतने पे नहीं कर सकता। ये होता है कि आपने अगर कोई नई चीज़ बनाई है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ये फैन है नया बनाया है, तो ये किसी कंपनी से के साथ आप कांटेक्ट करेंगे, वो इसके पेमेंट पे करेगी। फिर ये सारी ज़िंदगी आप और कंपनी के दरमियान ये मुआहिदा रहेगा कि आप किसी और कंपनी के साथ को ये चीज़ें नहीं बताएंगे, सीक्रेट्स नहीं बता सकते। ये कंपनी और आपके दरमियान और पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक मुआहिदा हो जाएगा, ठीक है, एक एग्रीमेंट हो जाएगा। तो वो कंपनी इतने पे करेगी ताकि वो सारी ज़िंदगी वही कंपनी इसको यूज़ कर सके, आप इसको कहीं किसी और कंपनी को ना दे सकें। तो वो इतने डॉलर या इतने यूरो पे करने के लिए तैयार होंगी, आप नहीं कर सकते। आपके नाम से पब्लिश ज़रूर होगा, आपको भी कंपनी पे करेगी, लेकिन आप फिर ये किसी और कंपनी को ये सेल आउट नहीं कर सकते अपना पेटेंट। जैसा कोक है, कोक का नया फार्मूला है, जो फार्मूला बना हुआ है वो जिस साइंटिस्ट ने बनाया है, जिस रिसर्चर ने बनाया है, उसके और कोक के दरमियान और पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान वो एग्रीमेंट हुआ हुआ है। अब वो बंदा इसको किसी और लोकल लेवल पे या किसी भी इंडस्ट्री को या पेप्सी को या किसी को वो कोक का फार्मूला सेल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर सेल करेगा तो वो मुआहदा टूट जाएगा और वो पता नहीं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके, या क्या होगा, जेल जाएगा या जो होगा। तो इसमें ये चीज़ ज़हन में रखें, जो नई चीज़ आप बनाते हैं, ये आप खुद नहीं पे करेंगे, आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से रेलिवेंट है आपका, वो पे करेगी और सारी ज़िंदगी वो ही उस फार्मूले को यूज़ करेगी, और आप किसी को नहीं दे सकते। इसमें फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ पेटेंट के कि क्यों करवाते हैं हम, मेजर ऑब्जेक्टिव के पेटेंट करवाने का क्या-क्या फ़ायदा है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? उसमें ये है कि फर्स्ट वन इज़ to provide insurance for one's invention। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई चीज़ एक बंदा इजाद कर रहा है तो उसको श्योरिटी प्रोवाइड करना कि उसको कोई चोरी ना कर ले, उस फॉर्मूले को कोई और यूज ना कर ले, या आप किसी को खुद ही ना दे दें। मतलब एक कंपनी से आपने मुआहदा कर लिया, उसने पेटेंट के पैसे पे कर दिए, तो ये आपकी श्योरिटी होगी आपकी तरफ से। जब अब वो एग्रीमेंट हो गया तो ये आप और उस कंपनी के अलावा ये थर्ड वन किसी पार्टी को आप ये डिस्कस नहीं करेंगे अपनी इन्वेंशन के बारे में। सेकंड है टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम पेटेंटिंग योर इन्वेंशन, यानी आपने एक दफ़ा पेटेंट करवा लिया, इसका मतलब है कोई और उसको बाद में पेटेंट नहीं करवा सकता। जब एक आपके नाम से कोई चोरी भी कर ले तो वो पेटेंट नहीं होगा, आपका आइडिया लीक भी हो जाए तो वो नहीं हो सकता। थर्ड वन है टू अटेम्प्ट इन्वेस्टर फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ये टू अटेम्प्ट इन्वेस्टर्स फॉर फर्दर, यानी आप किसी को फर्दर उसमें मजीद चेंजेस खुद ही कर सकते हैं। यानी आप कंपनी से टू अटेम्प्ट फॉर इन्वेस्टर्स फॉर, यानी इन्वेस्टर को कहेंगे कि इसमें और अच्छी चीज़ें आगे बन सकती हैं या कोई नई चीज़ डेवलप हो सकती है, तो आप उनसे फंडिंग ले सकते हैं। टू सेल पेटेंट राइट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में अगर आपका कभी दिल करे तो अपने जो पेटेंट राइट हैं वो सेल भी कर सकते हैं आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, या उस ऑर्गेनाइजेशन को ही कह दें
कि मैं मुस्तकिल आपको कर रहा हूँ, इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, आप मुझे इसका इतना पे कर दें। ठीक है। लास्ट वन इज टू इन्हांस योर प्रोडक्ट मार्केटिंग वैल्यू। ज़ाहिर है जब आपका पेटेंट हो गया तो आपकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है, अगर आपने खुद इंडस्ट्री लगाई हुई है तो वो इन्हांस ही होगी दिन ब दिन। किसी को पता ही नहीं है, कोई चोरी नहीं कर सकता, या कोई नई चीज़ है तो आप ही बना रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये था एक पेटेंट के बारे में एक लेक्चर। पेटेंट होता क्या है, एग्रीमेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सी चीज़ें आप पेटेंट करवा सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप पेटेंट नहीं करवा सकते। तो उसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद पढ़ा है कि जो पेटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वर्ल्ड वाइड कौन-कौन सी चल रही हैं, और फिर उनका प्रोसीजर क्या है, आप उन तक कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इंडायरेक्ट कर सकते हैं तो कैसे करेंगे इंडायरेक्टली, और उसकी कॉस्ट जो है वो कौन पे करेगा। उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उस लिहाज से फिर आप किसी कंपनी से राब्ता करेंगे जो इसको पे करेगा, और फिर वो आपका और कंपनी का और पेटेंट के एक मुआहदा हो जाएगा। उसके बाद आप पेटेंट क्यों करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जब आप पेटेंट करवा लेते हैं, उसके बारे में 5 पॉइंट हमने पढ़े हैं कि इंश्योरेंस मिल जाती है आपको, आपकी इन्वेंशन कोई और यूज़ नहीं कर सकता, आप फर्दर इन्वेस्टर से कहते हैं हमें डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए आपका जो राइट है वो कोई चोरी नहीं कर सकता, और आपकी मार्केटिंग वैल्यू इंक्रीज होती है डे बाय डे। तो ये था ऑल अबाउट पेटेंट लेक्चर। ठीक है। ये नया टॉपिक था, इसको बेटा ध्यान से पढ़ना है, इसको आप नेट से मजीद भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, डाटा अवेलेबल है। तो एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। तो इसमें ये है कि आप अगर नहीं समझ आती, आपको कोई चीज़ें मुश्किल भी थी, ठीक है, लेकिन मैंने शॉर्ट करके बड़ा तरीके से आपका मैनेज किया है स्टोरी वाइज़। तो फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा डायरेक्ट फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे या कैसे भी राब्ता करके इसके बारे में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको गौर से पढ़ना है। तो ये आज मैं अपलोड कर दूँगा, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मज़ीद जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो एक ऐसा सेशन कर लेंगे हम जो जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करें। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम बेटा, मैं आपसे एक चीज़ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लूँ, अभी चलिए टाइम है। तो इसमें ये है कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपका छठा सेमेस्टर है, तो आपने अपना शो भी करना है कि आप वाकई पढ़े लिखे हैं। कुछ लोग जब मैं ऑनलाइन होता हूँ या जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, आपको पता ही है मुख्तलिफ टीचर के साथ, या मुझे भी प्रॉब्लम आई हैं। मैं आपको ऐसा, हालाँकि मैं जब मैं स्टार्ट में, आपको याद होगा जब मैंने इस कोर्स का इंट्रोडक्शन करवाया था, तो आपको डिटेल बताई थी कि इस कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सेमेस्टर हम कंटिन्यू नहीं कर सके, तो उसकी वजह से मैं आपको ये सही कन्वे नहीं कर सका, कोर्स नहीं पढ़ा सका, तो उसके लिए भी माज़रत मेरी तरफ से। तो एक वर्ल्ड वाइड इशू था जिसको हम नहीं अभी तक क्लियर कर सके, न या क्लियर नहीं हो सका। तो लेकिन ये कोर्स की इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती इस वजह से। कोर्स एमएस पीएचडी के लिए आपको बाद में पता लगेगा, अभी तो आप इसको मज़ाक बनाते हैं, ड्यूरिंग लेक्चर आवाज़ें निकालते हैं या गलत लफ्ज़, गलत वर्ड यूज़ करते हैं। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यकीन से कहें, मुझे कहना नहीं वह चाह रहा मैं, लेकिन फिर भी मेरी ज़ुबान से निकल रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं लगते। आपका बैकग्राउंड कुछ लोगों का पढ़ा लिखा नहीं लगता। तो फिर भी मैं माज़रत के साथ कह रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं मजबूर होके कह रहा हूँ। तो इसमें बेटा आपने वो एथिक्स शो नहीं किए जो करने चाहिए थे, आपको नॉलेज लेना चाहिए था। तो मुझे मजबूर होके ये वीडियो लेक्चर्स करने पड़ रहे हैं, ठीक है? तो आपकी गलत लैंग्वेज की वजह से, आपकी गलत एटीट्यूड की वजह से। तो चलें, टाइम गुज़र ही जाता है, मेरा क्या नुकसान होना है, नुकसान तो आप लोगों का ही हुआ है ज़्यादातर। तो फिर भी अगर आप समझते हैं कि आप, कुछ लोग होंगे जो पढ़ना भी चाहते हैं, ये नहीं अगर पूरी क्लास ऐसी है, हर क्लास में 5 से 6 लोग ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, बाकी सारे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? अगर फिर भी आप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इस नेक्स्ट सेमेस्टर में, आपका जो 7वाँ सेमेस्टर होगा, उसमें अल्लाह करे ये हालात ठीक हो जाएँ, अगर स्टार्ट हो जाता है, तो ऑफ़िस में आके ये चीज़ें मुझसे समझ सकते हैं।
या कोई लेक्चर है कि एक्स्ट्रा अगर आप के पास टाइम हो जो पढ़ना चाहते हैं, मैं सबके बारे में नहीं बात कर रहा, जो पढ़ना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा लेक्चर रखवा के मुझसे ये चीज़ें दोबारा समझ सकते हैं। दुआ करें हालात बेहतर हो जाएँ तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाए। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।